सोचिए, एक लड़की जिसे बचपन से ही बताया गया कि उसकी जिंदगी के सारे फैसले कोई और लेगा, जिसे प्यार के नाम पर डर दिया गया और रिश्तों के नाम पर कैद। एक रात अंधेरे कमरे में कोई आया, बिना बताए, बिना इजाजत, और अगले ही दिन उसे बताया गया, अब तुम मेरी बीवी हो। न कोई सवाल, न कोई हक। लेकिन क्या हर चुप रहने वाली लड़की कमजोर होती है, या फिर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा होता है? ये कहानी है डर से आज़ादी तक के सफ़र की। ये कहानी है नाज़िया की। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए चाचा जी। कैसे हम किसी और से सगाई कर लें जब बचपन में ही हमारा निकाह तय हो चुका था? आंखों में भरे आंसुओं के साथ नाज़िया ने सामने बैठे अपने चाचा अकरम साहब की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द दिल से निकलकर गले में अटक रहा हो। अकरम साहब ने गहरी सांस ली, फिर बड़ी नरमी से बोले, अरे पगली, कैसा निकाह? बचपन के निकाह की कोई कीमत नहीं होती। वो सब बस एक दिखावा था, एक ड्रामा। असल में कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें जितना बताया गया, तुम्हें बस उतना ही याद है। हकीकत तो उससे बिल्कुल अलग है। नाज़िया की पलकों से आंसू टपक पड़े। लेकिन अम्मी ने तो कहा था कि... तुम्हारी अम्मी ने झूठ बोला था। अकरम साहब ने बीच में ही बात काट दी। सब झूठ। और खुद सोचो, अगर सच में ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे ननिहाल वाले आज तक तुमसे दूर रहते? एक दिन भी आए पूछने कि तुम कैसी हो, कहाँ हो, जिंदा भी हो या नहीं? नाज़िया चुप हो गई। सवालों की बारिश उसके दिल में होने लगी। नहीं ना? अकरम साहब ने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझते हुए कहा। तो फिर क्यों उस रिश्ते के बारे में सोच रही हो जिसका कोई वजूद ही नहीं, और ऊपर से अपने बाप जैसे चाचा को नाराज कर रही हो? ये आखिरी बात थी। इमोशनल ब्लैकमेल, सीधा दिल पर वार। नाज़िया तुरंत उठी और उनके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। नहीं चाचा जी, हम आपका दिल कभी नहीं दुखा सकते। आप हमारे सब कुछ है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसने उनके हाथ थाम लिए। अकरम साहब ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें सुकून मिल चुका था। नाज़िया अभी 17 साल और कुछ महीने की थी। जब तक वो 18 की नहीं होती, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अकरम साहब के पास थी, और 18 होते ही अगर उसकी शादी हो जाती तो सब कुछ उसके शौहर के नाम। और ये बात अकरम साहब किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहते थे। पिछले 10 सालों से उन्होंने एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य को संभाल रखा था। अब बस इंतज़ार था नाज़िया के 18 साल पूरे होने का, ताकि अपने बेटे राहुल से उसकी सगाई करा दी जाए। इस वक्त वो दुबई में अपने आलीशान अपार्टमेंट में थे। यही वो जगह थी जहां नाज़िया पिछले 10 सालों से रह रही थी। भारत से दूर, अपने रिश्तों से दूर। उसे हर सुविधा मिली थी, महंगे कपड़े, अच्छा कॉलेज, शानदार घर। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं मिली, अपने लोग। अक्सर रातों में वो इस अकेलेपन से डर जाती, लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी सलमा आंटी, जो उसके साथ ही रहती थी। सलमा आंटी की वजह से नाज़िया हंसती थी, बोलती थी और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करती थी। कॉलेज में उसकी एक ही सच्ची दोस्त थी, मेघा, जो बंगाल से आई थी। सांवली, चंचल और दिल से सच्ची। बाकी रिश्तों के नाम पर उसके पास सिर्फ एक ही इंसान था, उसके चाचा अकरम साहब। वो भी कभी महीने में 1-2 बार आ जाते, और कई बार तो महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं होता। आज भी वही आए थे, और जाते जाते अपने बेटे राहुल से रिश्ता तय करने की बात कह गए थे। नाज़िया उदास हो गई। उसने आज तक राहुल को देखा भी नहीं था, ना उसने कभी दुबई आने की जहमत की थी। उसे बस यही याद था कि बचपन में उसका निकाह आदिल नाम के लड़के से तय हुआ था, जो उसका मामा का बेटा था। लेकिन ना तो उसे उसका चेहरा याद था, ना आवाज़, ना कोई सबूत। नाज़िया ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। चाचा जी सही कहते हैं, वो खुद को समझाने लगी। बचपन के निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। चाचा जी ही हमारे सब कुछ है। वो जो भी फैसला लेंगे, हमारे भले के लिए ही लेंगे। आंखें बंद करते करते भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे नहीं पता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उधर एक और जगह एक और कहानी चल रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, समीरा ने दर्द भरी आवाज में कहा। रोहन, मैं तुम्हें ये करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। रोहन ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम मुझे रोकोगी? इतना हक मैंने कब दिया तुम्हें कि मेरे मामलों में दखल दो?
समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपकी बीवी हूं और आपकी बेटी की मां भी। तो क्या इससे तुम्हें मेरे फैसलों में बोलने का हक मिल गया? उसने उसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा हैं। उनका कहा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। समीरा टूट चुकी थी। उसकी शादी को अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए थे और अब रोहन दूसरी शादी करने जा रहा था। उसकी गोद में उसकी नन्ही सी बेटी इरा थी, रूई के भाई जैसी मासूम। वो रोती रही और उसकी गोद में इरा भी रोने लगी। और इन्हीं सब के बीच दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ एक शख्स तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। 28 साल का, खूबसूरत, रौबीला। उसका नाम था अयान फान। काले चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखें किसी को भी पल भर में हारने पर मजबूर कर दें। ऑफिस में हर लड़की उसकी इज्जत करती थी, क्योंकि वो हर औरत की इज्जत करना जानता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जिद। अगर वो किसी बात पर अड़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता, सिवाय एक इंसान के, उसके दादा जान। दुबई के अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते ही अयान ने टाई ढीली की, शर्ट के बटन खोले और सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर वो एक ही बात दोहराता रहा, इस बार अपना मकसद पूरा करके ही लौटूंगा। ठंडे पानी से नहाकर बाहर निकला तो अयान के बदन से भाप उठ रही थी। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने बालों से पानी झाड़ रहा था। उसकी आंखों में आज अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही हो। इस बार पीछे नहीं हटूंगा, उसने खुद से कहा। दादा जान का हुक्म है। कपड़े पहनते वक्त भी उसका दिमाग बार बार उसी चेहरे पर अटक जाता। नाजिया। 10 साल, पूरे 10 साल। वो मासूम सी बच्ची जिसे सबने दुनिया से छुपा कर रखा था। उधर हिंदुस्तान में नाश्ते की टेबल पर माहौल जहर से भी ज्यादा भारी था। अकरम साहब चुपचाप अखबार देख रहे थे, जबकि सामने खड़ी समीरा कांप रही थी। अंकल, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, वो रोते हुए बोली। मेरी बेटी पर रहम कर लीजिए, रोहन को दूसरी शादी के लिए मजबूर मत कीजिए। अकरम साहब ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखी। रोहन की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो अपनी बीवी को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वही हो। बहुत हो गया ड्रामा, अकरम साहब उठते हुए बोले। मेरे घर में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। वे अंदर चले गए। रोहन उनके पीछे पीछे गया और घुटनों के बल बैठ गया। पापा, मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। अकरम साहब ने राहत की सांस ली। 2 दिन में दुबई चलेंगे, नाजिया से तुम्हारी सगाई होगी और जैसे ही वो 18 की होगी निकाह भी करवा देंगे। रोहन का दिल अंदर से कांप उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर दुबई में नाजिया अपने कमरे में बैठी सलमा आंटी की बातों पर हंसने की कोशिश कर रही थी। चलो बेटिया, आप सो जाओ, सलमा आंटी बोली। सुबह कॉलेज भी जाना है। जी आंटी, नाजिया मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में आई, कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। नाजिया घबरा गई। आंटी, उसने डरते हुए आवाज लगाई। अगले ही पल किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे खींच लिया। उसके मुंह पर सख्त हथेली रख दी गई। नाजिया की सांस अटक गई। वो हाथ पैर मारती रही, लेकिन सामने वाला बहुत ताकतवर था। शोर मत करना, भारी और ठंडी आवाज कानों में पड़ी, वरना अंजाम बुरा होगा। हाथ धीरे धीरे उसके मुंह से हटा। नाजिया कांपती हुई खड़ी रही। अच्छी बच्ची, वो आवाज अब थोड़ी नर्म थी। कौन हूँ जानना चाहती हो? कौन हो तुम? नाजिया मुश्किल से बोली। तुम्हारा सबसे बड़ा अपना, उसने उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा। उसकी खुशबू तेज, भारी, अजीब सी। नाजिया को चक्कर आने लगे। प्लीज दूर रहिए, वो रो पड़ी। रोना बंद करो, उसने झुंझलाकर कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर सख्त हो गई। अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे चाचा को अपने हाथों से मार दूंगा। नाजिया का दिल बैठ गया। डर के मारे वो बिल्कुल शांत हो गई। याद रखना, वो आदमी बोला, अगर तुमने राहुल से सगाई की या उसने तुम्हारा हाथ भी छुआ तो हाथ तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो खिड़की से कूदकर गायब हो गया। नाजिया भागकर खिड़की बंद कर बैठ गई। उसका बदन कांप रहा था। या अल्लाह, ये कौन था? वो रो पड़ी। उधर उसी रात समीरा अपनी बच्ची इरा को सीने से लगाए बिस्तर पर बैठी रो रही थी। रोहन कमरे में आया। उसकी मुट्ठियां गहिंची हुई थीं, लेकिन बच्ची की वजह से वो गुस्सा पी गया। इरा सो चुकी थी। रोहन ने उसे उठाकर धीरे से पालने में लिटाया, फिर समीरा को तकिए पर सुला दिया
कंबल उड़ा दिया। उसका चेहरा देखते ही उसका दिल पिघल गया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, उसने मन ही मन कहा, लेकिन पापा की बात मुझे माननी ही होगी। अगली सुबह नाजिया बुरी तरह डरी हुई थी। जो हुआ था वो सपना था या हकीकत, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो पानी पी ही रही थी कि अचानक सामने वही शख्स खड़ा दिखा। गिलास हाथ से गिर गया। फिर से वो कांप गई। सपने में भी मुझे ही देख रही थी ना? अयान मुस्कुराया। आप यहाँ क्यों आते हैं? नाजिया रो पड़ी। क्योंकि अब से 1 घंटे बाद हमारा निकाह है, उसने सीधी बात कह दी। नहीं, नाजिया चीख पड़ी। हम आपसे निकाह नहीं करेंगे। अयान की आंखें सख्त हो गईं। अगर इनकार किया तो तुम्हारे चाचा आज दुबई नहीं पहुंचेंगे। नाजिया का कलेजा मुंह को आ गया। डर, मजबूरी और अपनों की जान सब एक साथ उस पर टूट पड़ा, और इस तरह न चाहते हुए भी नाजिया ने निकाह कर लिया। जब गाड़ी घर की तरफ जा रही थी, नाजिया रोते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, अयान ने कहा। तुम 2 निकाह कर लेती। कौन सा निकाह? नाजिया हैरान हुई। बचपन वाला, जिसे तुम भूल चुकी हो। नाजिया की आंखें फैल गईं। आप वही हो? अयान हल्का सा मुस्कुराया। गाड़ी चुपचाप सड़क पर आगे बढ़ रही थी। दुबई की चमकती लाइटें शीशों से टकराकर अंदर आ रही थीं, लेकिन नाजिया की आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने चुपचाप अपनी उंगलियां आपस में कस ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर निकल आएगा। आप वही हो? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। अयान ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की। कुछ पल वो खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, मैं ही हूं। नाजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो सिसकते हुए बोली। हम इतने साल अकेले रहे, आप एक बार आ जाते, बस एक बार। अयान के जबड़े की नसें उभर आईं। मुझे आने नहीं दिया गया, वो धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला। तुम्हें मुझसे छुपाया गया। नाजिया ने सिर झुका लिया। हमने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, वो रोते हुए बोली। हम तो बस यही मानते रहे कि शायद वो रिश्ता झूठ था। अयान ने अचानक ब्रेक लगाया, गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आज के बाद तुम्हें कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी बीवी हो और कोई तुम्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन उस जुनून के पीछे 10 साल का दर्द भी छुपा था। नाजिया डर और अजीब से अपनेपन दोनों के बीच फंसी हुई थी। उधर हिंदुस्तान में समीरा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वो बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। इरा उसकी गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। रोहन दुबई जा चुका था। उसके जाते ही घर और ज्यादा सूना हो गया था। सब खत्म हो गया, समीरा ने खुद से कहा। अब मेरी कोई जगह नहीं। दुबई में नाजिया अपने कमरे में बैठी खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी। सलमा आंटी उसके पास आईं। बिटिया, आज से तुम बहुत चुप हो। नाजिया कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुरान दी। वो कैसे बताती कि उसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे छूने वाला कोई गैर नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से छुआ गया था वो डर अभी भी दिल में बैठा था। इसी बीच अयान हिंदुस्तान की फ्लाइट पकड़ चुका था। उसे कॉल आया था, दादा जान की तबीयत बहुत खराब थी। अयान की सांस अटक गई। वो एयरपोर्ट पर ही सजदे में झुक गया। या अल्लाह, मेरे दादा जान को कुछ मत होने देना। मैंने आज ही उनकी ख्वाहिश पूरी की है। हिंदुस्तान पहुंचते ही वो सीधे अस्पताल भागा। आईसीयू के बाहर उसका दिल बैठा जा रहा था। डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अयान की आंखों से आंसू निकल आए। दादा जान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अयान उनके पास बैठा, उनका हाथ थामे हुए। दादा जान, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपकी नाजिया को जल्दी यहाँ लेकर आऊंगा। दादा जान हल्का सा मुस्कुराए। सब्र का फल मीठा होता है बेटा, लेकिन सब्र आसान नहीं होता। उसी अस्पताल में अचानक अयान की नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। समीरा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। आप ठीक हैं? अयान ने पूछा। समीरा हंसने की कोशिश करने लगी, लेकिन हंसी टूट गई। आज मेरी सौतन बनने जा रही है आपकी बीवी, वो दर्द से बोली। अयान चौंक गया। आपको गलत फहमी है, वो शांत लहजे में बोला। कोई सौतन नहीं आएगी। समीरा ने उसे अविश्वास से देखा। अगर आप मुझे नाजिया का पता दे दूं, वो उम्मीद से बोली, तो क्या आप इस निकाह को रोक देंगे? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, निकाह हो चुका है। समीरा का दिल बैठ गया। लेकिन
अयान ने आगे कहा, गलत निकाह नहीं होने दूंगा। अगले ही दिन दुबई से अकरम साहब और रोहन वापस लौट आए। उनके साथ नाजिया भी थी। जब समीरा ने नाजिया को पहली बार देखा तो दिल भर आया। इतनी मासूम, इतनी नाजुक। यही है, उसने खुद से कहा, जो मेरी जिंदगी छीनने वाली थी। लेकिन नाजिया की आंखों में उसे कोई चालाकी नहीं दिखी, सिर्फ डर और थकान थी। रात को रोहन और समीरा के बीच फिर झगड़ा हुआ। अब तो तुमने सब तोड़ दिया, समीरा रोते हुए बोली। रोहन गुस्से में था। बहुत हो गया, उसने धक्का दिया। समीरा लड़खड़ाई और टेबल के कोने से टकरा गई। चीख गूंज गई। रोहन का दिल कांप उठा। समीरा की कमर से खून बह रहा था। समीरा! वो चीख पड़ा। अस्पताल में समीरा को आईसीयू में ले जाया गया। रोहन टूट चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार कह रहा था। सब अचानक। डॉक्टरों ने उसे बाहर भेज दिया। रोहन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसी वक्त अयान दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में सख्ती भी थी और चिंता भी। बहुत खेल हो चुका, उसने खुद से कहा। अब हर सच्चाई सामने आएगी। अस्पताल के बाहर की बेंच पर रोहन सिर पकड़कर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, वो खुद से बड़बड़ाया। आईसीयू के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। हर सेकंड उसके लिए एक सजा जैसा था। कुछ दूरी पर खड़ा अयान सब कुछ खामोशी से देख रहा था। वो आगे बढ़ा और रोहन के सामने आकर खड़ा हो गया। औरत कमज़ोर नहीं होती, अयान ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। कमज़ोर वो मर्द होता है जो हाथ उठाता है। रोहन ने नज़र उठाई। पहली बार उसे अपने सामने खड़ा आदमी भारी लग रहा था। तुम मुझे सिखाने आए हो? रोहन झुंझलाया। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल उसे देखा और वहां से चला गया। उधर वार्ड में नाजिया एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ में तस्बीह थी। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आज पहली बार वो भारत आई थी, लेकिन दिल को कोई सुकून नहीं था। सलमा आंटी उसके पास बैठी। बिटिया, जो लिखा होता है वही होता है। नाजिया में सिर हिलाया। आंटी, उसने धीरे से बोला, हम किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते। सलमा आंटी की आंखें भर आईं। तूने कुछ नहीं तोड़ा, तुझे मोहरा बनाया गया है। नाजिया चुप हो गई। मोहरा, ये शब्द उसके दिल में उतर गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज अब खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा, लेकिन सदमा गहरा है। रोहन की टांगों में जान लौट आई। वो अंदर भागा। समीरा बेहोशी में थी, सफ़ेद पट्टियों से ढकी हुई। रोहन उसकी उंगलियां पकड़कर रो पड़ा। माफ कर दो, वो फूट फूट कर बोला। मैं अंधा हो गया था। उसी रात अकरम साहब अयान से मिलने आए। उनकी आंखों में गमंड और गुस्सा दोनों थे। जो किया बहुत गलत किया, अकरम साहब बोले। मेरे बिना पूछे तुमने मेरी भतीजी से निकाह कर लिया। अयान मुस्कुराया। मैंने अपनी बीवी से निकाह किया है, आपकी जायदाद से नहीं। अकरम साहब का चेहरा तमतमा गया। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, उन्होंने धमकाया। और आप जानते नहीं हैं कि सच क्या है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान ने जेब से कुछ कागज निकाले और टेबल पर रख दिए। ये वो कागज हैं जो आपने 10 साल पहले छुपा दिए थे। अकरम साहब के हाथ कांप गए। नाजिया की सारी प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवा ली, फर्जी दस्तखत, झूठे गवाह। अकरम साहब कुर्सी पर बैठ गए। और रोहन की दूसरी शादी? अयान की आवाज़ और ठंडी हो गई, ताकि बिजनेस घर में ही रहे। रोहन का सिर झुक गया। अगर तुमने मुंह खोला, अकरम साहब गुस्से से बोले, तो आप क्या करेंगे? अयान ने बीच में ही काट दिया। अब खेल खत्म हो चुका है। उसी वक्त नाजिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। तो हम सच में अनाथ थे, वो बुदबुदाई। अयान ने पलटकर उसे देखा। नहीं, वो उसके पास आया। आज से तुम अकेली नहीं हो। अगली सुबह अकरम साहब को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया गया। घर में हड़कंप मच गया। रोहन ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। अब बहुत हो गया, वो बोला। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ हूं। समीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के आंसू। नाजिया मंदिर के बाहर खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद। उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले रही थी।
उसे एहसास हो रहा था कि डर से बड़ी कोई जिंदगी नहीं होती। दूर खड़ा अयान उसे देख रहा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अब कहानी बदलेगी, उसने खुद से कहा, और इस बार नाजिया सिर्फ सुनेगी नहीं, लड़ेगी भी। सुबह की हल्की धूप अस्पताल के गलियारे में फैल रही थी। नाजिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। आज पहली बार उसके अंदर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। चाय ले आऊं? अचानक पीछे से आवाज आई। नाजिया पलटी। अयान खड़ा था। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा सिर हिला दिया। दोनों चुपचाप पास वाली कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पल तक सिर्फ कप की भाप उठ रही थी। डर लगता है ना? बिना उसकी तरफ देखे पूछा। नाजिया की उंगलियां कप के हैंडल पर कस गईं। हाँ, वो धीरे से बोली। अब भी लगता है कि कहीं सब फिर से हमसे छिन न जाए। अयान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। जो छीना गया था वो तुम्हारा है ही नहीं, अब जो है वो कोई नहीं ले सकता। नाजिया की आंखें भर आईं। उधर पुलिस स्टेशन में अकरम साहब कुर्सी पर बैठे थे। सामने फाइलों का ढेर था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, जाली कागज, फर्जी दस्तखत और संपत्ति हड़पने का मामला है, आसान नहीं है ये। अकरम साहब का घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। मैं उसका चाचा हूं, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। मैंने उसकी परवरिश की है। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया, पर उसे कैद भी आपने ही किया। अकरम साहब चुप हो गए। अस्पताल में समीरा होश में आ चुकी थी। इरा उसकी छाती पर शांत सो रही थी। रोहन उसके पास बैठा था। अगर तुम चाहो तो मैं पापा से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा। समीरा ने उसे देखा। मुझे बदला नहीं चाहिए, वो थकी आवाज में बोली। मुझे बस एक ऐसा घर चाहिए जहां मेरी बेटी डर के बिना बड़ी हो। रोहन की आंखें झुक गईं। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अब हाथ नहीं उठेगा। शाम होते होते नाजिया पहली बार अस्पताल से बाहर निकली। अयान उसके साथ था। हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसे लगा जैसे सांस लेना अब आसान हो गया है। हम वापस दुबई नहीं जाएंगे? उसने धीरे से पूछा। जाएंगे, अयान बोला, लेकिन पहले तुम्हें अपना हक जानना होगा। अगले दिन वकील के ऑफिस में नाजिया बैठी थी। कागज उसके सामने रखे थे। ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, वकील ने समझाया। घर, बैंक बैलेंस और ज़मीन, सब कुछ। नाजिया का सिर घूम गया। इतने साल वो खुद को बोझ समझती रही और आज पता चला कि वो सब कुछ थी। अगर आप चाहें तो, वकील बोला, तो आप अपने चाचा के खिलाफ कड़ा केस कर सकती हैं। नाजिया ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने कहा, हम बस अपनी आज़ादी चाहते हैं। अयान ने उसे देखा और उसकी आंखों में इज्जत बढ़ गई। उधर जेल की कोठरी में अकरम साहब अकेले बैठे थे। उन्हें पहली बार डर लग रहा था। न पैसा काम आया, न रुतबा, सब खत्म हो गया। वो बुदबुदाए। रात को नाजिया छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। अयान उसके पास आया। कल एक पूजा है, उसने कहा। दादा जान ने कहा है तुम्हें भी चलना है। नाजिया ने हल्की मुस्कान दी। हम आएंगे, उसने कहा। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और कहीं दूर शंख की आवाज़। नाजिया ने आंखें बंद कीं। आज पहली बार उसे लगा कि भगवान उसकी सुन रहे हैं। अयान उसे देख रहा था। शायद वो मन ही मन बोला, यहीं से नई शुरुआत होगी। सुबह का माहौल घर में अलग ही था। अगरबत्तियों की खुशबू, मंत्रों की धीमी आवाज़ और दादा जान की थरथराती हुई सांसें। नाजिया सफ़ेद सूट में चुपचाप एक कोने में बैठी थी। हाथ में फूल थे, लेकिन मन में सवाल, क्या सच में अब सब ठीक होने वाला है? दादा जान की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे पास बुलाया। बेटी, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, इतने साल तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। नाजिया की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली। जो तुम्हारा हक था, दादा जान बोले, उसे वापस दिलाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं देर कर बैठा। नाजिया ने उनके हाथ थाम लिए। अब आप ठीक हैं, वो बस इतना ही कह पाई। पूजा खत्म होते ही घर में रिश्तेदार आने लगे। सबकी निगाहें नाजिया पर टिक गईं। कोई दया से देख रहा था, कोई हैरानी से। यही है वो लड़की? फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। नाजिया का दिल घबरा गया। तभी अयान उसके पास आकर खड़ा हो गया। डरो मत, वो धीरे से बोला। आज के बाद कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं कहेगा। उसके शब्दों में हौसला था। उधर समीरा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो इरा को गोद में लेकर घर लौटी। घर वही था, लेकिन माहौल बदला हुआ। रोहन चुप-चुप सा था। उसने पानी का गिलास समीरा की तरफ बढ़ाया।
आराम करो, वो बोला। मैं इरा को संभाल लूंगा। समीरा ने हैरानी से देखा। शायद पहली बार रोहन सच में बदलने की कोशिश कर रहा था। शाम को अयान और नाजिया छत पर बैठे थे। नीचे शहर की लाइटें जगमगा रही थीं। तुम मुझसे नाराज हो? अयान ने अचानक पूछा। नाजिया ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोली। डरी हुई हूं। किससे? आपसे भी और खुद से भी। अयान चुप हो गया। मैंने तुम्हें डराया, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। नाजिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे वहां झूठ नहीं दिखा। उसी रात नाजिया को नींद नहीं आई। उसे बचपन के टूटे फूटे यादें घेरने लगी। एक छोटा सा घर, अम्मी की गोद और किसी बच्चे की हंसी। आदिल। उसके होंठ हिले। नाम याद था, चेहरा नहीं। अगले दिन अचानक दरवाजे पर एक आदमी आया। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा। मैं आदिल हूँ, उसने कहा। नाजिया का दिल जोर से धड़का। वही नाम, वही रिश्ता। अयान सामने आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सख्ती से पूछा। आदिल ने नज़र झुका ली। मुझे सच जानना था और उसे बताना भी। नाजिया आगे बढ़ी। बताइए, उसने कांपती आवाज़ में कहा। क्या सच में हमारा निकाह हुआ था? आदिल ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने साफ कहा। बस वादा था, निकाह कभी नहीं हुआ। नाजिया की आंखों से आंसू बह निकले। डर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैं देर से आया, आदिल बोला, क्योंकि मुझे भी सच्चाई से दूर रखा गया था। अयान ने नाजिया की तरफ देखा। अब कोई शक? उसने पूछा। नाजिया ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोली। आदिल ने पीछे हटते हुए कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम्हें सच्चाई पता चले। अब मैं जा रहा हूँ। वो चुपचाप चला गया। रात को नाजिया अकेली बैठी रो रही थी। इस बार डर के नहीं, राहत के आंसू थे। अयान उसके पास आया। सब खत्म हो गया, उसने कहा। अब आगे की जिंदगी तुम्हारी है। नाजिया ने धीरे से कहा। शायद अब हम जी पाएंगे। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। आसमान साफ था, जैसे बीते दिनों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। नाजिया आईने के सामने खड़ी थी। आज उसने हल्के रंग का सलवार सूट पहना था। चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बस एक सादगी। कई सालों बाद वो खुद को पहली बार पहचानने की कोशिश कर रही थी। तैयार हो? पीछे से अयान की आवाज आई। नाजिया पलटी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। आज कोर्ट, अयान ने शांति से कहा। तुम्हारी आज़ादी पर कानूनी मोहर लगेगी। नाजिया का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। आज भी उसे बंद दरवाजों से डर लगता था। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, वकील, क्लर्क और फाइलों का शोर। नाजिया चुपचाप अयान के पीछे पीछे चल रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे अतीत पीछे छूट रहा हो। जज के सामने सारे कागज रखे गए। आप अपनी मर्जी से ये बयान दे रही हैं? जज ने पूछा। नाजिया ने गहरी सांस ली, फिर सीधी नज़र से कहा, जी हाँ। उस आवाज़ में डर नहीं था। अयान ने उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ छलक रहा था। दूसरी तरफ जेल में बैठा अकरम साहब खबर सुन रहा था। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, वैसे वैसे उसकी दुनिया सिमट रही थी। जिस लड़की को कमज़ोर समझा, वो बुदबुदाया, वही आज मेरे खिलाफ खड़ी है। पहली बार उसे पछतावा हुआ। उधर समीरा का घर अब थोड़ा शांत था। वो रसोई में खाना बना रही थी। इरा फर्श पर खेल रही थी। रोहन ऑफिस जाने से पहले इरा को गोद में उठा रहा था। शाम को जल्दी आऊंगा, उसने कहा। समीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। शायद भरोसा धीरे धीरे लौट रहा था। शाम को नाजिया छत पर बैठी डायरी लिख रही थी। पहली बार उसने अपने लिए लिखा। मैं नाजिया हूँ, उसने लिखा, और मेरी पहचान किसी की छाया नहीं। डायरी बंद करते ही उसकी आंखें भर आईं। ये आंसू दुख के नहीं थे। अयान पास आकर बैठ गया। अब क्या चाहती हो? उसने पूछा। नाजिया ने आसमान की तरफ देखा। पढ़ना चाहती हूँ, वो बोली। काम करना चाहती हूँ और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अयान मुस्कुराया। यही सुनना चाहता था। कुछ दिनों बाद नाजिया ने कॉलेज में एडमिशन लिया। पहला दिन था। वो क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर गहरी सांस ले रही थी। डर लग रहा है? मेघा ने पीछे से पूछा। नाजिया चौंकी। तुम यहाँ? मेघा हंस पड़ी। मैं भी यहीं पढ़ा रही हूँ, अब मैं टीचर हूँ। दोनों गले मिलकर हंस पड़ी। उसी दिन शाम को घर में दादाजान ने सबको बुलाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन बात साफ।
मेरी सारी जिम्मेदारियां बयान संभालेगा, उन्होंने कहा। और नाजिया इस घर की इज्जत है। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए, इस बार इज्जत के आंसू। रात को अयान और नाजिया बरामदे में बैठे थे। चांद पूरा था। मैंने तुम्हें गलत तरीके से जिंदगी में लाया, अयान ने कहा, लेकिन अब हर कदम पर तुम्हारी मर्जी होगी। नाजिया ने धीरे से कहा, शायद वक्त लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अयान ने सिर हिलाया। दूर कहीं अकरम साहब सलाखों के पीछे आसमान देख रहे थे, और यहाँ नाजिया खुले आसमान के नीचे सांस ले रही थी। दो अलग अलग जिंदगियां, एक ही सच, जो गलत करता है वही हारता है। शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। नाजिया वहीं बैठी थी। आज उसके चेहरे पर वही डर नहीं था जो कभी उसकी पहचान बन गया था। अब उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन साथ में हौसला भी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से कह रही हो, अब जो होगा डर से नहीं, अपनी मर्जी से होगा। दादाजान की तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। उन्होंने नाजिया को पास बुलाया। उनका हाथ थामते हुए बोले, बेटी, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत आज़ादी होती है, और वो आज तुमने जीत ली है। नाजिया की आंखें भीग गई। आपने हमें हिम्मत दी, वो बोली। दादाजान हल्के से मुस्कुराए। हिम्मत हमेशा तुम्हारे अंदर थी, बस वक्त ने उसे बाहर आने दिया। कुछ दिन बाद कोर्ट का आखिरी फैसला आया। अकरम साहब को सज़ा सुनाई गई। उसकी सारी साजिशें कागज़ों में दर्ज हो गई। नाजिया वहाँ मौजूद नहीं थी। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए थी। उधर समीरा ने नया घर चुना था, छोटा सा लेकिन सुकून भरा। रोहन ने खुद सारा सामान शिफ्ट किया, बिना गुस्सा, बिना जोर। इरा फर्श पर हंसते हुए खेल रही थी। समीरा उसे देखती रही, और पहली बार उसके दिल से डर निकल गया। कॉलेज में अब नाजिया पहचानी जाने लगी थी। क्लास में सवाल पूछती, नोट्स बनाती और खुलकर हंसती। लोग अब उसे कमजोर लड़की नहीं, एक समझदार छात्रा के तौर पर जानते थे। मेघा अक्सर कहती, देखा तो कितनी बदल गई है। नाजिया मुस्कुराकर कहती, नहीं, मैं बस अब खुद बन पाई हूँ। एक शाम अयान ऑफिस से देर से लौटा। नाजिया बालकनी में खड़ी थी। थक गए होंगे, उसने कहा। अयान ने सिर हिलाया। लेकिन आज सुकून है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अयान बोला, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं, बिना किसी दबाव के। नाजिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी थोड़ा डर था, लेकिन भरोसा उस डर से बड़ा था। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये फैसला हमारा है। रात को नाजिया अपनी डायरी में लिख रही थी, कभी मैं एक नाम थी, एक जिम्मेदारी, एक बोझ। आज मैं एक इंसान हूँ, जिसके सपने हैं, जिसकी आवाज है। डायरी बंद कर उसने लंबी सांस ली। आंगन में दिया अब भी जल रहा था। नाजिया ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। शुक्र है, उसने मन ही मन कहा, उस हर दर्द के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया। दूर जेल की कोठरी में अकरम साहब अकेले बैठे थे, और यहाँ नाजिया खुले हवा में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो सहता है वो एक दिन खड़ा भी होता है, और जो खड़ा हो जाता है वही वाकई जिंदा होता है।